चार्ज लगाए ट्रायल आगे स्टार्ट ही नहीं होगा। तो सबसे पहला काम क्या होता है, आरोप लगाया जाना। आरोप स्पीकर प्लीज बंद कर दें, स्पीकर मांग करके कोई स्पीकर ऑफ करें। तो चार्ज लगाया जाएगा। चार्ज, ये चार्ज मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा लगाया जाता है और इसका जो नेचर होता है, नेचर ये जुडिशियल होता है, क्योंकि जुडिशियल ऑफिसर के द्वारा ही लगाया जाता है। कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कोई पुलिस ऑफिसर के द्वारा नहीं लगाया जाता है। तो चार्ज और चार्जशीट दो चीजें हैं, हमेशा इसको क्लियर कर दीजिएगा। इसमें अंतर कि चार्जशीट और चार्ज अलग चीजें हैं। चार्जशीट पुलिस अधिकारी फाइल करता है, उस चार्जशीट पर धारा 190 के तहत जो मजिस्ट्रेट है, न्यायिक मजिस्ट्रेट, वो संज्ञान लेता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, चार्ज लगाते हैं। तो चार्ज न्यायालय या मजिस्ट्रेट के द्वारा लगाया जाएगा और चार्जशीट पुलिस अधिकारी के द्वारा लगाया जाएगा। चार्जशीट का नेचर है नॉन जुडिशियल और चार्ज का नेचर जुडिशियल, ये दोनों में डिफरेंस है। तो चार्ज हम लगाएंगे कब, चार्जशीट के बाद। हमेशा ध्यान रखिए कि चार्जशीट के बाद ही चार्ज लगेगा, बिना चार्जशीट के चार्ज नहीं लगेगा। और हम सुमित भैया कैमरा ऑफ करो। जब हम चार्ज लगाएंगे चार्ज, तो ट्रायल हमारा स्टार्ट होगा। सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल में चार्ज लगाना आवश्यक है। फॉर्मल चार्ज सेशन ट्रायल और वारंट ट्रायल में लगेगा। समन ट्रायल में अगर देखेंगे तो सेक्शन 251 वो कहता है वो नो नीड ऑफ फॉर्मल चार्ज, यानी फॉर्मल चार्ज की आवश्यकता नहीं होती है। इस वजह से सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल में चार्ज लगाना ही है। बिना चार्ज लगाए ट्रायल आगे स्टार्ट नहीं होगा। समन ट्रायल में ऑप्शनल है, ऐच्छिक है, धारा 251 के अंतर्गत लगाया भी जा सकता है और नहीं लगाया, लेकिन सामान्यतः कि प्रत्येक मामलों में जो विचारण करने वाला मजिस्ट्रेट है वह बिना चार्ज लगाए ट्रायल को आगे नहीं बढ़ाते हैं। तो चार्ज लगाया जाना बहुत आवश्यक है। अब आता है कि चार्ज की डेफिनेशन क्या, डेफिनेशन। तो चार्ज की डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 2B में दिया गया है। 2B, 2 ब्रैकेट में B, वो कहता है कि जब आरोप एक से अधिक शीर्ष हो तो कोई भी शीर्ष, इफ चार्ज एनी हेड मोर देन वन, मतलब कि एक से अधिक। इसका मतलब है यह परिभाषा चार्ज को ना बता के वो चार्ज के हेड को की बात करता है, हेड, शीर्ष, टॉप। इसका मतलब यह है कि यदि अभियुक्त ने जो अपराध किया है, एक से अधिक अपराध किया है, मान लो हाउस ब्रेकिंग किया, किसी को वहां पे कर लिया, चोरी भी कर लिया, तो यहां पर देखेंगे 1 2 3 अपराध कर एक ही साथ, तो 3 अपराध कर दिया है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि कोई भी हम उठा सकते हैं सेक्शन, चाहे हम चोरी से स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे हम हाउस ब्रेकिंग से स्टार्ट कर सकते हैं या ग्रेवियस हर्ट से। तीनों में से हम किसी को पहले ले सकते हैं और फिर बाद में हम लिख सकते हैं। जैसे कि आप अभियुक्त ने दिनांक इतने को इस समय इस स्थान पर घर में मतलब कि घर का दरवाजा तोड़कर घर में प्रवेश किए। उसके तत्पश्चात आपने वहां उपस्थित मिस्टर एक्स को घोर क्षति पहुंचाई। उसके बाद उनका घर में रखी वस्तु
चुरा कर ले गए। तो हम यहाँ देख रहे हैं 3 चीज हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, चाहे हम ग्रेवियस का पैसा उठा लें, चाहे हम जो है हाउस ब्रेकिंग का उठा लें, चाहे चोरी का उठा लें, तो हमें मतलब है, लेकिन लगाएंगे तीनों अपराध का। जो 3 अपराध उसने किया है तीनों के सेक्शन लगाएंगे, लेकिन क्रम क्या होगा ये जो जज हैं वो डिसाइड करेंगे। इसका कोई प्रभाव नहीं है, मतलब हम तीनों अपराध का उस चार्ज में लिखेंगे। तो यह जो है जो परिभाषा है 2B में, यह परिभाषा ना देके केवल यह कहता है कि कोई भी शीर्ष, कोई भी टॉप, यदि एक से अधिक, एक मोर देन वन। और इसीलिए अगर आप देखेंगे जो फॉर्मेट है चार्ज का वो सिंगल है, हेड का है, डबल हेड का है, और तीसरा जो सिद्धि के पश्चात चोरी का। तो अगर एक से अधिक हैं तो हम जो है उसके सेकंड जो पार्ट है, दूसरा नंबर का फॉर्मेट है, हम उसको यूज करेंगे। लेकिन हमें सभी सेक्शन का मेंशन करना है जो अभियुक्त के द्वारा अपराध किया गया है, किसी सेक्शन को छोड़ना नहीं है। बस ये है कि क्रम आगे हो सकता है और क्रम पीछे हो सकता है। किसी को हम आगे स्टार्ट कर सकते हैं सेक्शंस को, किसी सेक्शन को पीछे स्टार्ट कर सकते हैं, या पीछे वाला को हम आगे ला सकते हैं। इसका कोई इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि यह परिभाषा ना देके चार्ज के हेड के बारे में बताता है, जब आरोप एक से अधिक शीर्ष हो, मोर देन वन एनी हेड। अब आते हैं बात कि चार्ज का अर्थ क्या है। परिभाषा हो गया अर्थ यह है कि अभियुक्त के ऊपर अपराध का दोषारोपण करना मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा अभियुक्त के ऊपर जो उसने अपराध किया है उसका दोषारोपण करना, उसके ऊपर अपराध का दोष लगाना, उसको अपराध की जानकारी देना कि जो उसके द्वारा किया गया है और इस न्यायालय के द्वारा विचारण किया जाएगा, इस न्यायालय की अधिकारिता है। तो यह है कि जब हम किसी को अपने पास बुलाते हैं विचारण करने के लिए, तो सबसे पहले यह होता है कि हम उससे बुला रहे हैं, किस अपराध के लिए बुलाया गया है, कौन से विधि के अंतर्गत किया है, किसके खिलाफ किया है, कब किया है, ये सभी की जानकारी हमको देना आवश्यक होता है। अगर हम चार्ज की जानकारी नहीं देंगे तो अभियुक्त अपना बचाव नहीं कर सकता है। तो अभियुक्त को बचाव करने के लिए जो उसके द्वारा अपराध किया गया है उसका सटीक, सीधा सीधा, सही सही, स्पष्ट रूप से उसकी जानकारी हमको दे देना है, जिससे कि वो अपना बचाव की तैयारी कर ले। और इसको हम बहुत अच्छी तरीके से हम उसको समझाते हैं, उसका अर्थ भी बताते हैं, उसका प्रभाव भी बताते हैं, सब कुछ हम बहुत क्लियर बताते हैं, जिससे कि वह अपना बचाव करने के लिए तैयार हो जाए। अर्थात कुल मिलाकर ये जो है अभियुक्त को उसके द्वारा किए गए अपराध की जानकारी देना, जिससे वह अपना बचाव कर सके, उसको जानकारी मिल जाए कि उसने कौन सा अपराध किया है। ये जो है चार्ज हो गया। अब चार्ज का क्या प्रारूप होगा, फॉर्मेट क्या होगा, तो ये फॉर्मेट वही होगा जो सेकंड शेड्यूल के फॉर्म नंबर 32 में दिया गया है। अगर आप सेकंड शेड्यूल खोल, उसमें फॉर्मेट बना है, प्रिंटेड फॉर्मेट है, सब प्रिंट लिखा हुआ है। केवल उसमें क्या होता है, हम अभियुक्त का नाम चेंज करते हैं, जिस व्यक्ति के खिलाफ किया है, समय, स्थान, सेक्शंस, ये सभी हम क्या करते हैं, जो जज साहब के पेशकार होते हैं वो भर देते हैं और जज साहब साइन करते हैं और सील लगा देते हैं। और ये सील जब लग जाएगा तो उठा के चार्ज जो है हम क्या करेंगे, जो ये फाइल है हमारी, इसमें हम चार्ज लगा देंगे। उसके बाद हम इसमें रख देंगे।
तो ये होगा कि चार्ज हमारा लग गया। तो हम जो है इस चार्ज को देखते हैं कि जो डिफरेंस लाया है कि जस्ट आपने क्या क्या चार्जेस लगाए हैं। अब चार्ज में अगर देखिए, चार्ज में अगर कोई त्रुटि रह जाती है कोई, तो ये इसका क्या प्रभाव होगा, जो है निर्णय सेटिस्फाइड किया जाएगा नहीं किया जाएगा, अभी हम आगे भी इस पर डिस्कस करेंगे। तो पहले क्या है कि चार्ज हमने देखते हैं कैसे लगाया जाता है। तो चार्ज का फॉर्मेट फिर से बता रहा हूं कि फॉर्म नंबर 32 ऑफ सेकेंड शेड्यूल 3 प्रकार के फॉर्मेट है। सिंगल, उसके बाद जानते हैं कि आपका एक से अधिक डबल का है, और तीसरा है दो सिद्धि के पश्चात चोरी का। ये तीनों जो है फॉर्मेट है 3 तरीके से। और ये सेकेंड शेड्यूल में आप अगर डायरेक्ट खोलेंगे तो वहां पर आप देख सकते हैं कि चार्ज की क्या फॉर्मेट है। सीधे सीधे मैं मजिस्ट्रेट एक्ट्स, आप अभियुक्त ने दिनांक इतने को इस समय इस स्थान पर इस व्यक्ति के खिलाफ मारपीट का अपराध किया है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अंदर दंडनीय अपराध है, या आपने पिस्टल से गोली चलाकर हत्या किया है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, और इस न्यायालय को मामला सुनने की अधिकारिता प्राप्त है। हमने क्या किया, चार्ज लगा दिया। अब ये चार्ज लगा दिया और अब हमें जो है इसको जो है रीड, राइट, एक्सप्लेन और इसका मीनिंग भी अब इसको बताते हैं और पूछते हैं क्या इसको स्वीकार करता है या अस्वीकार करता है, या विचारने की मांग करता है या साबित करता है। अभी हम जो प्राइम इसको देख रहे थे, तो ये चार्ज है। ऐसे ही चार्ज एकदम लगेगा। जब चार्ज लग जाएगा उसके बाद अब जो अगर टेक्स्ट होता है वो प्रोसिक्यूशन जानते हैं कि जो मामला लेकर आता है साबित करने की उसकी जिम्मेदारी होती है। तो अब हम उस चार्ज में अंदर देखेंगे चार्ज के कंटेंट क्या है, कि क्या क्या अंदर बातें लिखी जाए, क्या क्या लिखना आवश्यक है। तो कंटेंट्स ऑफ चार्ज में आप देखेंगे 211, 212 और 213, 211, 212 एंड 213। आप देखेंगे जो सिंगल हेड वाला चार्ज है हमारा फॉर्म नंबर 32 का पहला चार्ज, उसमें 211 की बात करेगा, 212 की बात करेगा और 213। तो कंटेंट्स ऑफ चार्ज की हम बात करते हैं कि क्या क्या 211 के अंतर्गत बातें लिखी हुई। 211 के अंतर्गत 7 क्लास है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये 7 चीजें बता रहा है, तो उसके अंदर 7 चीजें आवश्यक है। तो अब हम ऐसे बता रहे हैं, पहला कह रहा है 211 का पहला क्लास अभियुक्त के ऊपर अपराध का कथन होगा। कथन मतलब कि कौन सा अपराध किया है, चोरी की किया है, लूट की किया है, डकैती का किया है, हत्या क्या किया है, तो उस पहले अपराध का उल्लेख होगा। कथन होगा किसका, अपराध का। उसके बाद कहता है कि किस विधि के अंतर्गत किया है, अपराध किया है। बहुत सारी विधि हैं, इसका कोई इलेक्ट्रिसिटी की चोरी कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंतर्गत आया है। अगर आप घर में चोरी कर रहे हैं तो इंडियन पेनल कोड के अंदर लग रहा है। अगर मान लीजिए कोई, आज आप देख रहे हैं इस समय ब्लैक मार्केटिंग खूब हो रही है, तो अगर मान लीजिए कर रहे हैं एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंतर्गत हो रहा है। अगर आपने कोई आवश्यक खाद्य वस्तु आप स्टोर करके जमा कर लिए हैं तो आईपीसी नहीं बल्कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट आवश्यक वस्तु अधिनियम लग गया। अगर आप कोई सब्सटेंटिव को जो है नार्कोटिक ड्रग्स आप रख लिए तो नार्कोटिक्स एक्ट लग गया। तो हमको यह है कि उस जो है कि विधि का भी उल्लेख करना है जिस विधि के अंतर्गत अभियुक्त अपराध किया, क्योंकि हमारे यहाँ केवल इंडियन पेनल कोड ही दंड विधि नहीं है, बहुत सारे दंड विधि हैं। तो जिस दंड विधि के अंतर्गत वो अपराध किया है तो अपराध का उल्लेख होगा, दंड विधि का उल्लेख होगा। और उसको अगर कोई नाम दिया गया, नाम जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए सपोज दैट
उसमें इंडियन पैनल कोड के अंदर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ प्रोपरिएशन है, या चीटिंग है, रॉबरी है, एक्सटॉर्शन है, डिफेमेशन है, एब्डक्शन है, किडनैपिंग है, एक्सेट्रा। तो जो उसका नाम है वो नाम भी आपको देना पड़ेगा। चोरी किया है तो चोरी आप देखते हैं दो प्रकार की हो रहा है चोरी। एक तो चोरी घर के अंदर हो रहा है और एक चोरी बाहर हो गया। अगर घर के अंदर चोरी हो रहा है तो उसमें 380 लगेगा, बाहर का चोरी हो रहा है तो 379 लगेगा। मेरी गाड़ी से बाहर खड़ी है, घर के अंदर नहीं है, तो वो अगर वो कोई उठा के ले जाएगा तो 379 लगेगा। अगर वो मैं अपने घर के अंदर पार्किंग में रखा हूँ, वहां से कोई ले जाएगा तो 380 लगेगा। तो आईपीसी के साथ साथ जो वो चोरी किया है, वो चोरी का जो सेक्शंस हैं वो सेक्शंस भी लगेंगे। अगर मान लीजिए कोई चीटिंग कर रहा है, चीटिंग एक प्रकार से हो रहा है, एक चीटिंग सामान्य हो रहा है, एक चीटिंग बाय पर्सोनेशन, उसको कहते हैं प्रतिरूपण के द्वारा छल। भाई कोई बहुत सारे ट्रेन में, अगर आप बहुत सारे लोग देखते होंगे ट्रेन में जाते हैं, वो ब्लैक कोट पहन लिए और टीटी बन गए, जबकि वास्तव में टीटी नहीं है। कोई फुट इंस्पेक्टर बन गया, कोई इंस्पेक्टर बन गया। तो ये लोग जो चीटिंग कर रहे हैं, चीटिंग भाई पर्सोनेशन, प्रतिरूपण द्वारा चल जाएगा। तो हमको ये बताना है कि वो कौन सा विधि है, कौन सा तरीका और सेक्शंस हैं, ठीक है, किस विधि के अंतर्गत किया गया है, ये बातें हमको एकदम क्लियर उस चार्ज में बताना होगा। उसके बाद हमें देखते हैं कि अगर कोई पहले से अगर कोई प्रीवियस कन्विक्शन हुआ है तो उसका भी उल्लेख करेंगे। और अगले स्टेप में बहुत क्लियर जान लीजिए, आरोप हमेशा, आरोप जो है वो न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा। आरोप न्यायालय की ही भाषा में लिखा जाएगा। आरोप न्यायालय की कौन सी भाषा होगा, तो इसका जो है उत्तर आपको मिलेगा 272 में न्यायालय की भाषा। 272 में चार्ज न्यायालय की भाषा में। तो न्यायालय की भाषा क्या मैं बता रहा हूं, न्यायालय की भाषा वो है कि हाई कोर्ट से नीचे के न्यायालय, हाई कोर्ट से नीचे का न्यायालय जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके नीचे आउटलाइन के कोर्ट हैं, यानी राज्य के अंतर्गत हाई कोर्ट से नीचे जिला न्यायालय, और उससे जो तहसील स्तर पर न्यायालय को गठित किए जाते हैं वो न्यायालय है। तो यहां पर देखेंगे कौन सी भाषा का होगा, तो स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार अवधारित करेगा कि उस राज्य में जिला न्यायालय के अंदर प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या होगा। इसके लिए 272, बार बार कह रहा हूं, 272 धारा आप देखेंगे तो लिखा हुआ क्लियर कि राज्य सरकार निर्धारित करेगी हाई कोर्ट से नीचे की भाषा। तो अभी मान लीजिए छत्तीसगढ़ की बात हम करते हैं, अपने राज्य छत्तीसगढ़ के अंदर कि हाई कोर्ट से नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उसके नीचे आउटलाइन के कोर्ट्स भी हैं। तो वहां की लैंग्वेज क्या है, तो हमारे यहाँ देखेंगे हिंदी और अंग्रेजी दो चीजें हैं। समांतर यहाँ का जो भाषा प्रयोग की जा रही है वो हिंदी में लोग अपना जो भी एविडेंसेज है वो प्रस्तुत कर सकते हैं, बयान हिंदी में दिलवाएंगे, क्रॉस करेंगे हिंदी में, चीफ करेंगे हिंदी में। तो यहाँ पर क्या है कि हिंदी में कर सकते हैं। अगर आप सपोज अगर उड़ीसा में जाएंगे तो उड़ीसा का जो वहाँ का एक रीजनल लैंग्वेज को ले लेंगे, मान लीजिए वहाँ हिंदी नहीं चला रहे हैं तो वहाँ उड़िया चला रहे हैं, उड़िया ले लेंगे और इंग्लिश ले लेंगे। अगर आप कर्नाटका में चाहेंगे तो कन्नड़ आपको मिलेगा और आपको मिलेगा जो इंग्लिश मिलेगा। तो हिंदी भाषी राज्यों में अगर जाएंगे तो हिंदी के अलावा अंग्रेजी भाषा है। और वहाँ का एक जो अदर स्टेट्स हैं जहाँ हिंदी नहीं चल रहा है तो वहाँ का उनका जो क्षेत्रीय भाषा है उस भाषा का प्रयोग वो कर सकते हैं। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 में इस बात का उल्लेख है कि यदि
राज्यपाल चाहे तो अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा को प्राधिकृत कर सकता है। जैसे छत्तीसगढ़ में हिंदी है, हिंदी में आप अगर रेट पिटीशन फाइल करना चाहते हैं तो कोई मना नहीं है। 1969 में उत्तर प्रदेश में गवर्नर ने क्या कर दिया, हिंदी कर दिया। अभी उच्च न्यायालय इलाहाबाद में आप जो है रेट पिटीशन फाइल करें, आर्गुमेंट्स करना चाहते हैं, अब रिप्लाई फाइल करना चाहते हैं तो हिंदी में फाइल कर सकते हैं। लेकिन जिला न्यायालय की जो बात हो रही है, चार्ज की बात हो रही है, तो वो चार्ज जो है स्टेट गवर्नमेंट 272 के अंतर्गत वो निर्धारित करेगी उस राज्य का भाषा क्या होगा। अब आ रहे हैं कि अगले सेक्शन में समय, व्यक्ति और स्थान के बारे में। समय, व्यक्ति और स्थान के बारे में। समय, जैसे मैंने कहा कि आपने दिनांक इतने को इस समय इस स्थान पर अपराध ये किया है, तो समय, स्थान और व्यक्ति के बारे में, किस व्यक्ति के खिलाफ किया है, किस स्थान पे किया है, समय क्या है, दिनांक क्या है, ये सभी बातें जो है 212 के अंतर्गत आपको देना होगा। अगर कभी कभी क्या होगा कि अभी आप देखेंगे आपराधिक न्यासभंग, आपराधिक दुर्विनियोग, छल, चोरी, ये सब के जो अपराध होंगे उनका अगर मान लीजिए आप एक ही बता देंगे कि आपराधिक न्यासभंग आपने किया है, आपने छल किया है, आपने चोरी किया है, चोरी का प्रयत्न किया है, यही आपको जो है बताना आवश्यक होगा। समय, व्यक्ति, स्थान, दिनांक के बारे में और अपराध के बारे में 212 के अंतर्गत आपको बताना होगा। 213 में कहता है कि अपराध की रीति। अपराध की रीति होता है कि अपराध कैसे किया गया है, उसका रीति क्या है। जब हम चार्ज लगा रहे हैं तो चार्ज जो है क्लियर नहीं हो रहा है, तो रीति मतलब को तरीका कि आपने हाउस ब्रेकिंग किया है, या आपने जानते हैं कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, जो क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन किया है, तो हमें क्या करना है, उस रीति का बताना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि मिथ्या साक्ष्य देना, मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, तो आपने मिथ्या साक्ष्य दिया है या मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है, तो वो बातें आपको क्लियर बताना पड़ेगा कि जब क्लियर स्थिति नहीं चल रहा है कि अपराध आपने कैसे किया है, कौन सा अपराध किया है, तो उस अपराध को जो किया है आपने, उसका करने का तरीका क्या था, उसका भी उल्लेख 213 के अंदर किया जाएगा कि भाई आपने जो क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन किया है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, या फिर आपने चीटिंग किया है, चीटिंग बाय पर्सोनेशन किया है, इसको करने का तरीका क्या रहा है, तो उसका उल्लेख भी आपको, या जैसे आपने पिस्टल से गोली चला हत्या किया है, आपने मतलब कि कटर से घर का मतलब कि जो दीवार काट दिया है, तो उसका रीति भी उस समय आपको उल्लेख करना पड़ेगा धारा 213 के अंतर्गत। और कहता है 214 में कि अपराध का वही अर्थ लगाया जाएगा जो विधि के अंतर्गत दिया गया है। अपराध का वही अर्थ मतलब कि आप चोरी किए हैं, चोरी का चोरी होगा, डकैती का डकैती होगा, हत्या का हत्या होगा। अब हत्या में आपका कल्पेबल होमोसाइड है कि मर्डर है, तो अगर कल्पेबल होमोसाइड है, आपराधिक मानव वध है, तो 304 के अंदर दंडनीय है। अगर हत्या है तो 302 के अंतर्गत दंडनीय है। अगर आप जो है एक्सटॉर्शन करते हैं 383 है, आप जो है एडल्ट्री करते हैं 497। जो कानून में उसका अर्थ दिया गया है वही अर्थ लगाया जाएगा, आप अपने तरफ से कोई अर्थ नहीं लगाएंगे। वो कहता है 214 में 214 में कि अपराध विधि के अंतर्गत उसको जो नाम दिया गया है उसका वही अर्थ लगाया जाएगा जो उसका नाम दिया गया। तो क्लियर जान लीजिए, चोरी, हत्या, डकैती, लूट, जो जिस विधि में अगर आपने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के अंदर किया गया तो उसके अंतर्गत,
अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंदर चोरी किया तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंदर किया, एसेंशियल कमोडिटीज के अंदर किया तो एसेंशियल कमोडिटीज अंदर। अगर आपने अवैध असला रखा है तो आपको लगेगा आर्म्स एक्ट। अगर आपने जो है मतलब कि ऐसा कोई जो है एक्साइज मतलब कि जो है शराब या जो भी उस तरह का अगर कोई रखे हैं तो एक्साइज एक्ट के अंतर्गत, तो जो उसके अंतर्गत बताया गया है विधि के अंतर्गत उसका वही अर्थ लगाया जाएगा। अपने से आपको अर्थ नहीं लगाना है, क्योंकि प्रत्येक कानून में स्पष्ट रूप से उसको क्लियर कर दिया गया कि इसका क्या नाम है। जैसे एब्डक्शन है, किडनैपिंग है, दो चीजें हैं। एब्डक्शन अलग है, किडनैपिंग अलग है। किडनैपिंग अगर बच्चे को चोरी कर रहे हैं तो किडनैपिंग हो जाएगा। एब्डक्शन तो अगर मान लीजिए 16 साल से ऊपर कर रहे हैं तो एब्डक्शन हो जाएंगे। तो जो क्लियर नाम है वो क्लियर नाम आपको वहां पर यूज करना पड़ेगा। अब यहां पे देखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। अब जो क्वेश्चंस आते हैं वहां से कुछ जोड़े रहते हैं कि यदि आरोप में गलती है, एरर है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। धारा 215, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एरर इन चार्ज। आरोप में गलतियों का प्रभाव क्या होगा, ये क्वेश्चन जुड़ा रहता है। पूछेगा आरोप की अंतर वस्तु का वर्णन कीजिए, तथा यदि आरोप में कोई गलती है तो उसका प्रभाव क्या होगा। तो लिखेंगे उसका प्रभाव का उत्तर CRPC की धारा 215 में दिया गया है। देखिए 215 कहता है कि यदि गलती हो रही है और गलती मटेरियल नहीं है, मटेरियल क्या है, तो उसके बाद जो है कि आरोप पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आरोप में अगर मान लीजिए नाम गलत हो गया है, सिमिलर ऑफेंसेस करीब करीब एक ही जैसे हैं, चोरी करना, चोरी वस्तु प्राप्त करना, आपराधिक निर्णय, आपराधिक न्यायभंग, इस तरीके से मतलब कि अगर गलतियां हो गई हैं और अभियुक्त भुलावे नहीं पड़ा है और अभियुक्त मतलब कि ट्रायल कर ले जा रहा है, उसका अधिवक्ता क्लियर समझ रहा बातों को, तो वो कहता है यह एरर तात्विक नहीं माना जाएगा और विचारण सही होगा 215 में। अब जैसे मान लीजिए हम आप लोगों को कि दो एग्जाम्पल दे रहा हूं, 2 एग्जाम्पल आप लोग के पास डायरेक्ट होगा तो देखेंगे इलिस्ट्रेशन होगा, इलिस्ट्रेशन बी और ई, उसमें होगा एक व्यक्ति को हत्या के विचारण के लिए जो आरोप लगाया जाता है और ट्रायल स्टार्ट किया जा रहा है, लेकिन उसका नाम जो है मतलब हैदरबख्श, और जो है गलती से हैदरबख्श की जगह उसका नाम हमने खुदाबख्श लिख दिया है और हमसे डेट की भी गलती हो गई है, लेकिन उसके द्वारा दूसरा कोई भी अपराध नहीं किया गया है। बस गलती चार्ज लगाने में क्या हो गई कि हैदरबख्श की जगह उसने खुदाबख्श लिख दिया और डेट मान लीजिए 21 जून 1882, तो उसमें मान लीजिए 21 मई लिख दिया, 82 की जगह 85 लिख दिया, लेकिन जो अभियुक्त आया है उसने अपराध किया है और दो अपराध नहीं किया, केवल एक ही अपराध किया गया, लेकिन चार्ज लगाते वक्त क्या हुआ कि गलती ये हो गया, नाम की गलती हो गई और जो है डेट की गलती हुई। तो क्वेश्चन में है कि क्या ये गलती मटेरियल है, तो इसका उत्तर होगा नहीं, ये गलती मटेरियल नहीं है, क्योंकि उसने हत्या किया है और उसके ऊपर दूसरा हत्या का आरोप नहीं है। तो जब विचारण के लिए जब वो आएगा तो केवल उसी अपराध के लिए आ रहा जो उसने किया है। वही दूसरा दृष्टांत कहता है कि उसने दो किया है, खुदाबख्श और हैदरबख्श, लेकिन जब विचारण के लिए बुलाया जा रहा है तो खुदाबख्श की जगह हैदरबख्श का ट्रायल किया जा रहा है, जबकि दो ट्रायल होना है, एक खुदाबख्श का और दूसरा हैदरबख्श का, क्योंकि दो अपराध किया है, हत्या खुदाबख्श और हैदरबख्श। लेकिन जब
उसको जब ट्रायल के लिए बुलाया जा रहा है तो खुदा बख्श न करके हैदर बख्श किया जा रहा है। तो वहां पर क्या है, कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये गलती मटेरियल हो जा रही है, क्योंकि दो हत्या किया है। तो किसके लिए ट्रायल करना चाहते हैं, खुदा बख्श के लिए या हैदर बख्श के लिए? या अगर हैदर बख्श के लिए करेंगे तो हैदर बख्श के लिए वो अपना जो है डिफेंस करेगा, खुदा बख्श के लिए करेंगे खुदा बख्श के लिए करेगा। तो जब दो किया है, खुदा बख्श और हैदर बख्श, तो कहता कि अगर दो हत्या किया है और आप नाम गलत कर देंगे, डेट गलत कर देंगे, तो वो जानते हैं गुलाह में पड़ जाएगा और वो अच्छे से डिफेंस नहीं कर पाएगा। तो ऐसा गलती तात्विक मानी जाएगी और चार्ज में हम एल्टर करेंगे, परिवर्तन करेंगे। देखिए, अगर चार्ज में कोई गलती हो जाता है तो उसको हम सुधार सकते हैं। उसके लिए हमारे पास 464 धारा है, 464, 464 के द्वारा हम क्या करेंगे, उसको सुधार सकते हैं। अब देखिए, कहता है कि अगले स्टेप में अगर गलती है चार्ज में, तो उसको हम क्या करेंगे, 216 में, 216 जो अपना सेक्शन है 216 में, इसको हम क्या करेंगे कि चार्ज को हम अल्टर करेंगे। लेकिन इसके लिए लिखा हुआ है निर्णय सुनाए जाने से पहले, निर्णय सुनाए जाने से पहले आरोप में अगर कोई गलती है तो उस गलती को हम सुधारेंगे। अब हम सुधार लेंगे तो फिर अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप में क्या होगा कि जो प्रक्रिया हम पालन करेंगे, उसका प्रक्रिया ये है कि यदि जो है उस जो परिवर्तन किए हैं आरोप और वो मटेरियल है, तो जितने विटनेसेस चले गए हैं उन विटनेसेस को बुलाया जाएगा, साक्षियों को बुलाया जाएगा और उनका पुनः एग्जामिन किया जाएगा। अगर साक्षियों को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, परिवर्तन हम कर लिए हैं, तो अगर न्यायालय समझता है कि नहीं, प्रोसिक्यूशन या डिफेंस केवल परेशान करने के लिए साक्षियों को बुला रहा है, तो न्यायालय साक्षियों को बुलाने की अनुमति प्रदान नहीं करेगा। और अगले स्टेप्स में होगा कि यदि जो है हम आवश्यकता समझते हैं कि चार्ज में अल्टर कर दिए हैं, अल्टर करने के बाद इसकी जानकारी अभियुक्त को फिर से दी जाए, प्रोसिक्यूशन लॉयर को दी जाए, तो हम उस समय ट्रायल को एडजर्न कर देंगे, स्थगित कर देंगे, उसकी सूचना अभियुक्त को देंगे, उसके अधिवक्ता को देंगे। फिर उसका बाद जानते हैं जब वो अपना डिफेंस के लिए तैयार हो जाएंगे तो फिर हमारा रीट्रायल स्टार्ट हम करेंगे। तो ये 216 स्थिति ये है। अब इसी से एक क्वेश्चन आता है कि आरोप प्रत्येक अपराध के लिए पृथक पृथक आरोप लगाया जाएगा और विचारण किया जाएगा। क्या इस नियम का कोई अपवाद है? यदि हाँ तो व्याख्या करें। दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, एक तो अंतर वस्तु आ सकता है, इसको 2 से 11, 12, 13 लिख डालिएगा। उसके बाद आएगा कि आरोप में गलती, आरोप में परिवर्तन, ये आ सकता है। अगला क्वेश्चन ये आएगा कि प्रत्येक अपराध के लिए पृथक पृथक आरोप लगाया जाएगा और विचारण किया जाएगा। क्या इस नियम का कोई अपवाद है? यदि अपवाद है तो उसकी व्याख्या करें। तो इसका लिखेंगे, उत्तर क्या होगा? 218, 219, 220, 221 एंड 223। इसका उत्तर कि प्रत्येक अपराध का पृथक पृथक आरोप लगाया जाएगा और विचारण किया जाएगा। क्या इस नियम का कोई अपवाद है? व्याख्या करें। क्लियर क्वेश्चन। इसका उत्तर 218, 219, 220, 221 और 223। इतने सेक्शन को अगर आपने मैनेज कर लिया, दिमाग में बैठा लिया, तो इसका उत्तर क्लियर होगा। तो 218 देखते हैं, कहता है कि प्रत्येक अपराध का पृथक पृथक आरोप लगेगा, विचारण किया जाएगा।
और वहीं पर 218 का दूसरा क्लास कहता है अपवाद, एक्सेप्शंस, कि ज्वाइंडर ऑफ चार्ज, कि चार्ज को, अभी हम सेपरेट सेपरेट की बात कर रहे हैं, चार्ज को हम ज्वाइन कर दे रहे हैं। कब ज्वाइन करेंगे? 219 में करेंगे, 220 में करेंगे, 221 में करेंगे, 223 में, 222 पर छोड़ देना है। 219, 220, 221 और 223। तो अब 218 का हम लैंग्वेज पढ़ते हैं कि लिखा क्या है कि प्रत्येक अपराध के लिए पृथक पृथक आरोप लगाया जाएगा और उनका विचार किया, सेपरेट चार्ज। इसका मतलब होता है कि यदि मेरे ऊपर चोरी का लगा हुआ है, हत्या का लगा हुआ है, डकैती का लगा हुआ है, तो चोरी का भी लगेगा, हत्या का लगेगा, डकैती का लगेगा, अलग अलग चार्ज लगेगा और उनका अलग अलग विचारण किया जाएगा। लेकिन एक ऐसी स्थिति आएगी जब हम ज्वाइन करेंगे, लेकिन इसका हम आगे उल्लेख करेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हमारा कि हमने आज दिनांक मान लीजिए सपोज दैट आज है आपका 10 तारीख, 10 अप्रैल 2020 को हमने चोरी किया। फिर हमने 5 मई 2022 को एक चोरी किया। या फिर दूसरा उदाहरण, आज हमने चोरी किया, कल हमने जो है डकैती डाला। तो इसका कहता है कि चोरी का अलग चलेगा, डकैती का अलग चलेगा, चोरी का अलग चलेगा, हत्या का अलग चलेगा, अलग अलग इनका चार्ज लगेगा। चोरी का अलग चार्ज लगेगा, हत्या का अलग लगेगा और डकैती का अलग लगेगा और उनका विचारण किया जाएगा। एक ही साथ नहीं कि आपने चोरी किया है, आपने हत्या किया है, आपने डकैती किया, ये नहीं, क्योंकि हमारा जो अपराध पृथक पृथक है, सेपरेट सेपरेट है। सेपरेट तिथि को है और अपराध मेरे द्वारा किया गया सेपरेट नेचर का है, सिमिलर नेचर का नहीं है। जब सिमिलर नेचर का नहीं है तो उसके लिए अलग अलग चार्ज लगाया जाएगा और अलग अलग उनका विचारण किया जाएगा। अब इसका देखिए दूसरा 218 का दूसरा क्लास, कि वो 219 की बात करेगा, 220 की बात करेगा, 221 की बात करेगा, 223 की बात करेगा। अब 219 की हम बात करते हैं कि जो है कि हम चार्ज को ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन एक साथ लगा दे रहे हैं। एक साथ ज्वाइन के लिए आवश्यक शर्तें हैं कि अपराध मतलब जो है 12 माह के अंतर्गत किया गया हो, अपराध 12 माह के अंतर्गत किया गया हो, एक ही किस्म का अपराध हो और 3 से अधिक नहीं। 219 का रिक्वायरमेंट्स है अपराध एक से अधिक, वो मतलब कि 3 से ज्यादा नहीं। अपराध 1 साल के अंदर किया हुआ, पहला लिख लीजिए, अपराध 1 साल के अंतर्गत किया गया हो, एक ही किस्म का हो और 3 से ज्यादा नहीं। अगर तीनों रिक्वायरमेंट्स एक साथ फुलफिल होता है तो हम ज्वाइंट चार्ज लगाएंगे। अपराध 12 माह के अंतर्गत किया गया हो, समान नेचर के हो और 3 से अधिक नहीं। ये तीनों रिक्वायरमेंट्स हमेशा दिमाग में फिट कर लीजिए, इसको कभी भूलना नहीं है। जैसे एग्जांपल से मैं समझा रहा हूं, मैंने आज चोरी किया, 3 महीने बाद फिर चोरी किया, 6 महीने बाद फिर चोरी किया, तो हमने ये देख रहे हैं कि 12 महीने के अंदर हमने 3 चोरी की है। 12 महीने के अंदर हमने 3 चोरी की है। आज पहली चोरी हो रही है, 4 महीने के बाद दूसरी चोरी हो रही है और 6 महीने 5 महीने के अंदर चोरी हो रही है। तो 12 महीने के अंदर अगर आपने चोरी किया है और वो जो है एक ही किस्म का है चोरी, समान मात्रा से दंडनीय अपराध है, एक ही धारा के अंतर्गत है, तो हम ये कहेंगे 12 महीने के अंतर्गत है और 3 से अधिक नहीं है। तो तीनों चीजें एक साथ फुलफिल हो रहा है तो उसका हम ज्वाइंट चार्ज लगाएंगे।
कि आपने दिनांक कितने को चोरी का अपराध किया गया और इसका हम ज्वाइंट ट्रायल एक साथ विचारण करेंगे। एक ही विचारण में हम तीनों को जो सिद्धि प्रदान करेंगे अगर मामला सिद्ध होता है। तो यहाँ पर हम जो तीनों अपराध है उसका विचारण तीनों का एक ही साथ चार्ज हम लगा दिए कि आपने दिनांक कितने को ये, दिनांक कितने को ये, दिनांक कितने को ये, यानी 3 हमने लगा दिया और हमारा ये चार्ज लग गया। तो 219 का क्लियर एकदम जान लीजिए कि 12 महीने के अंदर अपराध किया गया हो, 12 महीने के अंदर एक ही किस्म के अपराध, 3 से अधिक नहीं। अगर ये कंडीशंस हैं तीनों तो हम मानेंगे कि उनका ज्वाइंट चार्ज लगाया जाएगा धारा 219 के अंतर्गत। ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था, इसमें किसी को दिक्कत कोई है? अनुराग जी? सर एक क्वेश्चन है। हाँ 219 में यदि एक व्यक्ति ने 1 वर्ष में 3 अपराध किया है, लेकिन 3 अपराध में उनमें से 2 अपराध हो सकता है किसी और के साथ में जुड़कर उसने ज्वाइंटली कोई और भी अपराध किया हो, चोरी ही किया है लेकिन चोरी की प्रकृति अलग हो गई हो। देखिए इसमें ये कह रहा है एक ही किस्म, एक मिनट, एक ही किस्म का मतलब है कि जैसे मान लीजिए चोरी है वो 379 की भी चोरी हो सकती है, 380 की भी चोरी हो सकती है। अनुराग जी 379 की भी चोरी हो सकती है, 380 की भी चोरी हो सकती है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ सर अगर 3 अपराध अलग अलग हुए हैं सर और एक अपराध में उसको मृत्युदंड दे दिया गया है तो बाकी 2 अपराधों के लिए उसको फिर से ट्रायल किया जाएगा सर? देखिए ऐसा है कि इसका उत्तर मैं बता रहा हूं कि अभी किसी को दंड नहीं दिया गया, ध्यान रखिएगा। अभी इसमें क्या है कि अगर वो व्यक्ति 12 महीने के अंदर मतलब जो है एक ही किस्म का अपराध 3 से अधिक नहीं करता है तो उसको क्या किया जाएगा, क्लब कर जाएगा। जैसे कि एग्जांपल से आप समझिए, मैं समझा रहा हूं, हमने आज मतलब कि जो है चोरी किया, इसका इन्वेस्टिगेशन हुआ और चार्जशीट फाइल हो गई और ट्रायल स्टार्ट हो गया। उसके बाद फिर हमने क्या किया, चोरी कर लिया। उसके बाद जानता इन्वेस्टिगेशन, उसमें भी चार्जशीट लगी, उसका भी ट्रायल स्टार्ट हुआ, फिर कर लिए। अब 3 जो चल रहा था अलग ट्रायल, तो अब क्या करना है कि तीनों को एक ही में क्लब कर देंगे। या दूसरा उत्तर है कि आज हमने चोरी किया, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, चार्जशीट नहीं फाइल हुई है, फिर उसके बाद हमने चोरी कर दिया, फिर उसका इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ, फिर हमने चोरी कर दिया। तो जब 3 चार्जशीट आ गई और तीनों कह रहा कि चोरी हुआ है, तो कह रहा कि हम अलग अलग ट्रायल नहीं कराएंगे, एक ही चार्ज में तीनों को चार्ज लगा देंगे, ज्वाइंटर ऑफ चार्ज, कि आप अभी अपने दिनांक इतने को इस स्थान पे चोरी किया, फिर दिनांक इस स्थान में चोरी किया, फिर इस दिनांक को चोरी किया। तीनों चोरी को एक ही में क्लब करके एक ही ट्रायल में हम पनिश करेंगे, एक ही ट्रायल, अलग अलग ट्रायल नहीं चलाएंगे। सर मेरा क्वेश्चन एक था सर कि यदि किसी व्यक्ति ने मान लीजिए 420 किया है, चोरी के अलावा कोई अपराध को लेते हैं या किसी और हीनियस क्राइम में जाते हैं, तो चोरी 420 उसने अलग अलग जगहों में अलग अलग व्यक्तियों के साथ में मिलकर किया हो, तब भी क्या तीनों को ज्वाइंट किया जाएगा? हाँ होगा, केवल सेम नेचर का होना चाहिए, बस केवल सेम। अलग वो करता है, किसके साथ करता है इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, आज मैं अकेले चोरी किया हूं, ठीक है, यही कहना चाहते हैं हम। कल हम जो है कल किसी के साथ मिलकर चोरी कर ली, यही कह रहे हैं आप जी। फिर उसके बाद हम तीसरे के साथ मिलकर चोरी कर लें। जब मेरा ट्रायल तीनों अपराध के लिए, तो क्या होगा, एक ही चार्ज लगाया जाएगा कि मतलब कि आपने दिनांक कितने को इस व्यक्ति के घर में, दिनांक कितने को इस व्यक्ति के घर में, दिनांक कितने को इस व्यक्ति के घर में, तो तीनों को हम क्या करेंगे, क्लब कर लेंगे। अगर आप आज चोरी करते हैं, कल आप मर्डर करेंगे, कल आप डकैती करेंगे, तो ये सेम नेचर के नहीं है। आज आपने चोरी किया, कल दूसरा अपराध करेंगे नहीं। आज हमने आपको मारा पीटा, 323 सिंपल हर्ट, फिर 2 महीने बाद किसी को सिंपल हर्ट किए, फिर किसी को सिंपल हर्ट किए, तो ये क्या होता है, सिंपल हर्ट तीनों एक ही नेचर के हैं और 12 महीने के अंतर्गत
देखिए 3 एलिमेंट्स हैं 12 महीने के अंदर, एक ही किस्म का अपराध और 3 से अधिक नहीं, नॉट मोर देन 3, 3 मैक्सिमम 3। अगर ये तीनों एक साथ एक ही साथ फॉलो होना है, अलग अलग फॉलो नहीं करेगा। क्लियर? जी सर। हम अलग अलग नहीं लेंगे। हमारा मतलब सीधे सीधा सिंपल है कि हम चाहे चोरी करें, चाहे हम डकैती करें, चाहे हम जानते हैं कि जो है अलग करें, लेकिन वो जो कर रहे हैं एक ही किस्म का अपराध होना चाहिए, एक ही तरीके से। हम छल किए, हम चोरी किए, हम किसी को हर्ट किए, किसी को ग्रेवियस हर्ट किए, हम किसी का मतलब कि जो है लाइक हमने जो है किडनैपिंग किया, और ये चीजें 12 महीने के अंदर होना चाहिए और 3 से अधिक नहीं होना चाहिए, तो एक ही चार्ज लगाया जाएगा। 219 एकदम क्लियर बोल रहा है, एकदम क्लियर। 219 आगे बढ़े। यस सर। चाय पी लीजिए सर। अगला स्टेप देखिए। अगला जो है, अब यहां पर एक ही समव्यवहार 220 कहता है एक ही समव्यवहार के भाग। एक ही समव्यवहार के भाग क्या है? एक ही समव्यवहार के भाग मतलब होता है कि हम आपके घर में घुसे चोरी करने के लिए, 380 लग गया, वहां पर एक व्यक्ति था जिसने चोरी का विरोध किया, हम उसको मारे पीटे, ठीक है, हमने उसको सिंपल हर्ट कर दिया। फिर हमने क्या किया, जो है सामान उठा के लेके चले गए, तो आप देखेंगे हाउस ब्रेकिंग, उसके बाद आप देखेंगे कि जो है सिंपल हर्ट हो गया, चोरी हो गया। तो एक ही समव्यवहार के, यानी जब एक व्यक्ति एक अपराध करते समय एक ही साथ एक से अधिक अपराध कर देता है, यानी सीरीज में जो अपराध करता है, तो हम कहते हैं कि एक ही समव्यवहार के वो भाग हैं, पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। जो धारा 6 इंडियन एविडेंस एक्ट में रेस जस्टिस के रूप में प्रयोग हुआ है, वही समझ लीजिए। जब इंडियन एविडेंस एक्ट का धारा 6 का आप डिस्कस करेंगे, तो यहां पर आप लिख लीजिएगा कि जो सेम ट्रांजैक्शन है वो है 220, 221 और ये 230 के जो 223, 220, 221 और 223, ये जो अपराध होते हैं, ये जो है सीआरपीसी में सेम ट्रांजैक्शन के होते हैं। तो आप अपराध किए, घुसे थे चोरी करने के लिए, वहां पर चोरी के साथ साथ आपने और भी अपराध कर डाले, तो इनका जो है एक ही साथ लगाया जाएगा कि आप जो है चोरी का अपराध किए, आपने जानते हैं कि हाउस ब्रेकिंग का किया, आपने सिंपल हर्ट किया, तो तीनों जो अपराध किए हैं, 4 अपराध किए हैं, 5 किए हैं, 2 किए हैं, उसका एक साथ आरोप लगेगा। इसको कहते हैं सेम ट्रांजैक्शन, मतलब एक सीरीज में, एक ही साथ, एक ही ट्रांजैक्शन में, एक ही समय में, ये होता है सेम ट्रांजैक्शन। ऐसे अपराधों का प्रयत्न भी आएगा, ऐसे अपराधों का दुष्प्रेरण भी आएगा, ठीक है। ये जो हमारे जो है सेम ट्रांजैक्शंस के ये अपराध होते हैं। कुछ भी आप करिए, लेकिन अगर सीरीज में होते हैं तो ये माना जाएगा कि वो सेम ट्रांजैक्शन है। जैसे हम ये कह रहे हैं कि आपने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन किया, ठीक है, या उस अपराध को आसान बनाने के लिए आपने किया, तो ये सभी जो होता है वो हमारे कल हिसाब से और लॉ के हिसाब से वो सेम ट्रांजैक्शंस के होते हैं। आपने मान लीजिए क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर दिया, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन कर दिया, या छल किया, या जानते हैं कि डिसऑनेस्टली कोई प्रॉपर्टी ले लिया, एक ही साथ में, एक ही सीरीज में, तो ये माना जाएगा कि ये अपराध जो है कि सेम ट्रांजैक्शन के अपराध हैं, और उनका एक ही विचारण में सभी जो अपराध आपने किया है उसका आरोप लगाया जाएगा। क्योंकि वो देखिए 212 क्लास 2 कहेगा, 212 क्लास 2 के अंतर्गत वही चीजें हैं। तो ये सेम ट्रांजैक्शन है, और इसका आप करेक्शन आपका होगा इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 6।
और 221 में है कि जब जो है संदेह है कि कौन सा अपराध किया, कि जो है कि एग्जांपल मैं देके समझा रहा हूं। एक व्यक्ति है कि उसने जो है शपथ पर जज साहब से कहता है कि साहब इन्होंने जो है एक्स का मर्डर किया है, फिर वह कहता है कि एक्स का मर्डर नहीं किया है। अब देखिए कंट्राडिक्टरी है, अब ये हो रहा है कि किया है कि नहीं किया है। तो कह रहा है कि इसमें ऐसे अपराधों के लिए कि आप जो है क्या करेंगे, आप जो है इसका ज्वाइंट चार्ज लगाएंगे। अगर एक से अधिक अपराध है, एक से अधिक, लाइक एग्जांपल बता रहे हैं कि जो है कि कभी कभी होता है कि साहब ये कि जो है चीटिंग बाय पर्सोनेशन है, या चीटिंग है, या जो है कि हाउस ब्रेकिंग है, या मतलब क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन है। लेकिन कुछ चीजें बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, कुछ ऐसे सिमिलर ऑफेंसेस होते हैं, सिमिलर, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, ये दोनों ये लोग जानते नहीं जानते हैं, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। बार बार जो दृष्टांत दिया गया है वो बार बार फोकस कर रहा है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, डिसऑनेस्टी ऑफ प्रॉपर्टी। तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है वो जो है 403 में परिभाषित किया गया है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 405 में किया गया है, और चीटिंग को 415 में परिभाषित किया गया है। अब अपराध तो किया गया है, लेकिन कौन सा किया गया है ये आपको जानकारी नहीं मिला। तो कह रहा है उसमें से किसी को लगा लेंगे या सबका हम लगा के विचार करेंगे एक साथ, सबका लगाएंगे या किन्हीं एक का लगा देंगे, और हम उसको जो है ज्वाइंट ट्रायल कराएंगे। 223 कहता कि कौन सा अपराध का होगा, किन अपराधों का होगा। तो फिर रिपीट कर रहा है, 219 की बात करेगा, 220 की बात करेगा, 223 की, 219 की बात करेगा, 220 की बात करेगा, और ऐसे अपराधों का प्रश्न करेगा, ऐसे अपराधों का दुष्प्रेरण करेगा, आपराधिक दुर्विनियोग की बात करेगा, आपराधिक न्यासभंग की बात करेगा, चोरी की बात करेगा। ये सब अपराधों को उल्लेख कर रहा है। उसके बाद जानते हैं कूटनीतिक सिक्का की बात करेगा, कूटनीतिक सिक्का बनाना। और अगला कहता है कि यदि अभियुक्त ये मांग करता है कि नहीं कि जो हमने 4-5 अपराध किए हैं हमारा ज्वाइंट ट्रायल करा दिया जाए, जैसे हमने डिफरेंट डेट पे किया है, अलग अलग नेचर के किए हैं, सीरीज में नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी अगर हम एक्यूज हैं और हमें मांग करना है कि नहीं साहब हमारा ट्रायल ज्वाइंट करा दिया जाए, तो 223 के अंतर्गत लास्ट पैराग्राफ में आ देंगे। तो जो मजिस्ट्रेट है, जो जज है, जो विचारण की अधिकारिता रखता है, वो संयुक्त विचारण का आदेश दे सकता है। तो 219, 220, 221 और 223 ये चीजें क्या है, आपको ज्वाइंट चार्ज का है। ज्वाइंट इसको कहते हैं ज्वाइंटर ऑफ चार्ज, आरोपों का संयोजन। ये बार बार आता है कि आरोपों का संयोजन। तो 219 को लिखेंगे, पहले 218 को स्टार्ट करेंगे, फिर 219, 218 के दूसरे क्लास में ही है, 218 के दूसरे क्लास में ही है, 219, 220, 221 और 223 उसी में है। तो फिर हम 19 की बात करेंगे, फिर 20 की बात करेंगे, पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन की बात करेंगे। सेम ट्रांजेक्शन क्या होता है, वही जो इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 6 में उल्लेख किया गया है। कैसे हो सकता है, हम एग्जांपल दे देंगे कि हम घर में घुसे चोरी करने के लिए, चोरी किए, मारपीट किए, उसके बाद जानते हैं कि जो हाउस ब्रेकिंग करके चोरी करने गए थे, दीवार काट के, तो हाउस ब्रेकिंग, फिर हमने चोरी किया, दूसरा अपराध कर दिया, साथ ही साथ में कोई आ गया उसको हमने मार दिया। तो जितने भी अपराध एक सीरीज में आप कर रहे हैं एक ही साथ, तो सभी का ज्वाइंट चार्ज हम लगा के आपका ट्रायल स्टार्ट करेंगे। धारा 220 का यही सार है। 221 में संदेह हो रहा है कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, मिसअप्रोप्रिएशन है, चीटिंग बाय पर्सोनेशन है, कि चीटिंग सामान्य चीटिंग है, उसके बाद डिसऑनेस्टली प्रॉपर्टी प्राप्त किया गया है, फॉर्जरी है। अब वो क्लियर नहीं हो रहा है, तो कहता है उसमें सबका लगाया जा सकता है या किसी का लगाया जा सकता है, या ऐसे ही अपराध को
आसान बनाने के लिए करते हैं, सहयोग करते हैं। तो अब बोलिए कोई क्वेश्चन। बोलिए। हेलो हेलो। यस सर, नो क्वेश्चन सर। देखिए इसमें क्वेश्चन, देखिए स्पीकर बंद करें, बताऊं। इसमें ध्यान आपको देना है कि जो क्वेश्चन क्या पूछता है, आरोप की अंतर वस्तु 211 12 13 आरोप की अंतर वस्तु। 214 में गलतियों का प्रभाव, गलती अगर हो जा रही है तो उसको हम सुधार लेंगे 464 में, 464 में। उसके बाद हम करेंगे जो है अल्टरेशन ऑफ चार्ज। तो अल्टरेशन करेंगे हम जो है 216 में, और 217 में हम क्या करेंगे, जो विटनेसेस जा चुके हैं, यदि प्रोसिक्यूशन और डिफेंस का उद्देश्य उन साक्षियों को तंग करने वाला नहीं है, परेशान करने वाला नहीं है, तो हम उनको अगर आवश्यकता समझते हैं तो मैं आदेश करूंगा, ये मेरा विवेक है, तो साक्षियों को पुनः बुलाया जाएगा और पुनः इनका जो है एग्जामिनेशन किया जाएगा 217 के अंतर्गत। सर 215 देखिए 16 17 और 14। सर मेरे को 215 में मटेरियल वाला समझ नहीं आ रहा है, मतलब कैसे होगा, एक बार और बताओ ना। देखिए 215 के बैरक आप लोग के पास है कि नहीं है? बैरक किसी के पास है? हाँ। इलिस्ट्रेशन डी और ई, इलिस्ट्रेशन देखिए मेरे पास बैरक मैं पढ़ रहा हूँ। एक मिनट, मैं बैरक मैं पढ़ रहा हूँ। 218 बता रहा हूँ। तो 215 देखिए, का पर 21 जनवरी 1882 को खुदा बख्श की हत्या करने का आरोप है। वास्तव में मृत व्यक्ति का नाम हैदर बख्श था और हत्या की तारीख 20 जनवरी 1882 थी। का पर कभी भी एक हत्या के अतिरिक्त दूसरी किसी हत्या का आरोप नहीं लगाया गया और उसने मजिस्ट्रेट के समक्ष हुई जांच को सुना था, जिसमें हैदर बख्श के मामले का ही अनुच्छेद निर्देशित किया गया था। न्यायालय इन तथ्यों का अनुमान कर सकता है कि क्या उसे बुलावे में नहीं पड़ा था और आरोप में गलती तात्विक नहीं थी। यानी उसने जो है एक ही हत्या किया था। अब वो खुदा बख्श की जगह गलती से नाम उसका हैदर बख्श लिखा गया और डेट गलत हो गई। इसलिए कह रहा है कि इसको गलती नहीं मानी जाएगी। और दूसरा दृष्टांत इलिस्ट्रेशन का पर 20 जनवरी 1883 को हैदर बख्श की हत्या और 21 जनवरी 1882 को खुदा बख्श की हत्या के लिए गिरफ्तार करने का प्रयास किया था। हत्या का आरोप है। जब हैदर बख्श की हत्या के लिए आरोपित हुआ तब उसका विचारण खुदा बख्श के लिए हुआ। उसकी प्रतिरक्षा में उपस्थित साक्षी हैदर बख्श वाले मामले में साक्षी थे। न्यायालय ने इसे अनुमान कर सकता है कि कब भुलावे पड़ गया था और यह गलती मटेरियल थी। दोनों में क्या डिफरेंस लगा? हेलो, दोनों में क्या लगा अंतर? सर इसमें अलग केस का साक्ष्य को दूसरे केस में डाल दिए थे। जब हम कह रहे हैं, हाँ, जब हम ये कह रहे हैं कि पहले वाले केस में सिंगल व्यक्ति था, उसका हत्या हुआ था, दूसरा कोई हत्या नहीं था। हाँ। बख्श वाले में 2 व्यक्ति थे। हाँ। हम जानते हैं कि बुलाए आपको खुदा बख्श के लिए और हत्या का ट्रायल के लिए कर रहे हैं हैदर बख्श के लिए। हाँ। तो ये गलती तात्विक गलती मानी जाएगी। अच्छा ठीक है सर। ये सुनिए, सुन लीजिए, यह न्यायिक सेवा में दृष्टांत आ चुका है। दोनों यह दृष्टांत दोनों न्यायिक सेवा परीक्षा में आ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट दृष्टांत है ये साथ नहीं छोड़ेगा आपका जब भी एग्जाम देंगे। यस सर। और ये 215 पर लिखेंगे दृष्टांत है। और 215 में अगर गलती हो जा रही है
तो 464 के द्वारा उस गलती को ठीक कर लेंगे। यस सर। 464 में। और किसी को कोई दिक्कत? अनुराग जी? जी सर, एक क्वेश्चन था सर। हाँ बोलिए ना सर। आपने सेक्शन 211 में वो ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताया है, और आपने इसको ये भी बताया कि आर्टिकल 348 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। मेरा क्वेश्चन ये था कि सर ये इशू तो कंकरेंट है, तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट कितने लैंग्वेज कारपोरेट कर सकता है? देखिए आपको बता रहे हैं कि 348 के लैंग्वेज में आप जाएंगे, 348 के, देखिए यहाँ पर न्यायालय की लैंग्वेज की बात हो रही है अनुराग जी। यहाँ पर जी हम कह रहे हैं 8वीं अनुसूची की बात नहीं हो रही है अनुराग जी। जी सर। यहाँ पे 8वीं अनुसूची की बात नहीं हो रही है जी। 8वीं अनुसूची और यहाँ पर जानते हैं कि जो न्यायालय के लैंग्वेज दोनों में डिफरेंट है जी। यहाँ पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लैंग्वेज 348 से कवर होता है संविधान के। जी। और जानते हैं कि जो हमारे पास जो है ये है कि लोअर जुडिशरी में तो वह कह रहा है 272 सेक्शन 272 वह कह रहा है कि राज्य सरकार डिटरमाइन करेगा उस राज्य का लैंग्वेज क्या होगा। और 348 में क्या हुआ है, यदि राज्य का राज्यपाल यदि चाहता है तो अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा को प्राधिकृत कर सकता है। तो छत्तीसगढ़ में भी हिंदी है, उत्तर प्रदेश में भी हिंदी है। जी सर। जी कितने लैंग्वेज को कॉर्पोरेट कर सकता है, कितने लैंग्वेज को जोड़ सकता है? कौन? राज्यपाल। राज्यपाल देखिए जो है कि अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा को लिखा है। कितने लैंग्वेज को? 1 2 3 4? देखिए ऐसा है कि वो राज्यपाल के ऊपर है, लेकिन अभी आप देखिए छत्तीसगढ़ में वो छत्तीसगढ़ कैसा बेसिकली हिंदी राज्य है छत्तीसगढ़ जी। तो यहाँ पर जानते हैं कि जो है एक हिंदी भाषा है हो गया है और एक अंग्रेजी, 2 भाषा। सर पांडुचेरी में तो सर 2 से ज्यादा भाषा है। एक तो वहां पर मैं सुनिए तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं बात सुन लीजिए, मैं एकदम एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। हमारा मतलब कि 2 भाषा प्राधिकृत छत्तीसगढ़, अगर वो चाहता है कि नहीं एक हमारा छत्तीसगढ़ी भी रहेगा, एग्जाम्पल्स, अगर वो चाहता है कि नहीं छत्तीसगढ़ी में भी कर सकते हैं तो छत्तीसगढ़ी में भी कर सकते हैं। अब तो ट्रिपल लैंग्वेज की बात चल रही है ना, हिंदी अंग्रेजी और एक रीजनल लैंग्वेज। मतलब 2 से ज्यादा लैंग्वेज कारपोरेट कर सकते हैं। हाँ वो जैसे हिंदी इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज जो हमारा, जैसे मान लीजिए आप जाएंगे तो भोजपुरी जैसे हम लोग बोलते हैं तो भोजपुरी कर देगा वो अगर चाहता है तो। लेकिन नहीं होगा तब सर जी, यदि 8वीं अनुसूची में नहीं होगा वो लैंग्वेज तब नहीं। उस देखिए ऐसा है कि उस लैंग्वेज से यहाँ पर देखिए मैं एक बार करना होगी 8वीं अनुसूची से उस भाषा को यहाँ पर लेने की जरूरत नहीं हमको। 8वीं अनुसूची तो जानते हैं कैसे कि हम आपकी भाषा को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। आप भी खुश रहिए उस 8वीं लैंग्वेज जो भाषा में, ठीक है, जो 22 लैंग्वेज है, 22, ठीक है, 22 लैंग्वेज है, उसका क्या उद्देश्य रहा बताइए ना चीज को। वो तो आपको खुश करने के लिए हम उसमें जोड़ दिया 8वीं अनुसूची में, आपका भी हो जाए, संस्कृत भी हो जाए, उर्दू भी हो जाए, मलयालम हो जाए, कन्नड़ हो जाए, डाल दो, क्या दिक्कत है। लेकिन न्यायालयों को अपने बनाने के लिए, चूंकि आपको बता रहा हूं कि हाई देखिए लोअर जुडिशरी पर पूरा का पूरा सुपरविजन हाई कोर्ट के है। जब भी ये करेंगे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्टेंसी के बाद होगा, ये परामर्श लेंगे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से। और इसमें 272 में सीधे से लिखा हुआ है कि जो है राज्य सरकार निर्धारित करेगी। राज्य सरकार क्या निर्धारित करेगी? तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ हिंदी अंग्रेजी है, हिंदी कर देगी, हिंदी तो अंग्रेजी दोनों, या कोई क्षेत्रीय भाषा, जैसे आप कह रहे हैं क्षेत्रीय भाषा हो सकता है, क्योंकि हमको 272 के लैंग्वेज पर जाना है। और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जो कवर होता है वो होता है केवल आप जान ले 348 से। सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज केवल इंग्लिश है। सर एक क्वेश्चन है। हिंदी बात आ गई है, हाँ बोलिए। सर भाषा और डायलेक्ट में तो फर्क होता है, तो आप जो बोल रहे हैं उसमें अगर डायलेक्ट चाहे तो यूज कर सकते हैं, क्योंकि भाषा एक कंप्लीटली डिफरेंट डेफिनेशन है। लेकिन देखिए हम कह रहे हैं जैसे भाषा जो हमारी है कि जैसे भाषा के द्वारा हम कह अपनी बातों को आपसे कह रहे हैं,
बात समझ रहे हैं? और वो राज्य सरकार डिसाइड करेगी ना कि वो भाषा मतलब हम प्रयोग करेंगे नहीं करेंगे। इससे आप कह रहे हैं मान लो प्रयोग करें और उसका मतलब आपके राज्य के अंदर 10% लोगों को जानकारी ना हो, 20% लोगों को जानकारी ना हो, और कोई ऑब्लिगेशन भी नहीं कि आपको सीखना ही सीखना है। हमेशा देखिए आपको बताना है कि जो है, मैं बता रहा हूं, अभी आप देखेंगे एग्जांपल मैं बताऊं, कसाब वाला केस देखे थे, कसाब वाला। यस सर, जी सर। कसाब को चार्ज उर्दू में बताया गया था, उर्दू में याद कर लीजिए। आज चार्ज को जो अजमल कसाब था उसको आरोप उर्दू में बताया गया था। जी सर। इसको नहीं समझ में आ रहा था। जब चार्ज लगा, चार्ज तो लगा उसमें जो इंग्लिश में, लेकिन उसको उसका ट्रांसलेशन हुआ, ट्रांसलेट करके जानते उसको उर्दू में बताया गया, क्योंकि अभियुक्त को समझे जाने वाली भाषा में ही चार्ज हम लगाएंगे। और वहां न्यायालय की भाषा थी, लेकिन अभियुक्त क्या है, नहीं समझ आता क्या लैंग्वेज है। वो कह रहा मुझे हिंदी नहीं आता है, मुझे इंग्लिश कुछ नहीं आता है, मैं केवल एक लैंग्वेज को जानता हूं, उर्दू को। तो ये क्या होगा कि आपका जो ट्रायल होगा वो फेयर ट्रायल नहीं होगा। जब फेयर ट्रायल नहीं होगा तो हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो हमको जो अभियुक्त जिस लैंग्वेज में जानता है उस लैंग्वेज में हमको उसको ट्रांसलेट कर के देना पड़ेगा, चाहे वो जजमेंट की कॉपी हो चाहे वो चार्ज की कॉपी हो। दोनों चीज के लिए, जजमेंट की भी कॉपी और चार्ज की कॉपी भी उस लैंग्वेज में हमको देना है। अजमल कसाब के केस में दिया गया था उर्दू में, ट्रांसलेटर बैठाया गया, वो ट्रांसलेट करके उर्दू बता दी उसका क्या है। सर हेड से संबंधित जी, हेड से रिलेटेड क्वेश्चन और था कि यदि कोई व्यक्ति किसी के फसल की चोरी करते करते फसल काट रहा है और उसमें पता चला कि कुछ वो गांजे के भी पौधे कट के आ गए, जब पुलिस पकड़ी तो उसको फसल चोरी के साथ में गांजा चोरी का भी, गांजा ट्रांजिशन का इसमें भी केस कर दिया, वो अलग बनेगा कि एक ही हेड्स में आएगा सेम ट्रांजिशन का? देखिए अनुराग जी बता रहे हैं कि पहला चीज है कि हम बता रहे हैं कि देखिए एक ही किस्म का अपराध है या नहीं। चोरी तो है सर, लेकिन वो एनडीपीएस में आएगा, गांजा है तो। हाँ, हम बता रहे हैं आपको चीजों को। अब देखिए उसमें क्या चीजें हैं, चोरी है, अब चाहे उसका चोरी किया चाहे जिसका चोरी किया, चोरी है, ठीक है। देखिए एनडीपीएस के अंदर चोरी की परिभाषा नहीं दे रहा है, पहला सुन लीजिए। आप चोरी की जो परिभाषा आप लेंगे वो चोरी का तो आईपीसी बताएगा चोरी। तो समझ हमारी परिभाषा तो 378 ही बताएगा परिभाषा चोरी की। अगर वो व्यक्ति उसका मेंसरिया था उसके पीछे, सबसे बड़ी चीज मेंसरिया की बात है। मेंसरिया तो एनडीपीएस का नहीं था सर, ड्रग्स ट्रैफिकिंग का तो था ही नहीं, बट वो गलती से रात में चोरी कर रहा था तो गेहूं की फसल काटते काटते उसमें गांजे के भी पेड़ काट लिया। चोरी का लगेगा, चोरी का। अब क्योंकि चोरी के साथ उसके साथ कुछ, अगर मान लीजिए उसके साथ आ गया, एक बात कह रहा हूं, ठीक है, लेकिन मैं श्रिया नहीं था, लेकिन वो दोषपूर्ण तो कार्य कर रहा था। क्वेश्चन मेरा अनुराग जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि सर यदि एनडीपीएस लग गया तो वो अलग हेड में मतलब काउंट होगा और ये चोरी अलग हेड में काउंट होगा कि कैसे होगा? उसके लिए देखिए ऐसा है कि एक ही विधि के अंदर दंड नहीं हो, एक ही विधि के अंदर दंड नहीं हो, दोनों अलग अलग हो जा रहे हैं इसमें। मतलब 32 फॉर्म में यदि वो आएगा तो वो अलग अलग हेड में काउंट होगा, अलग हेड में जाएगा, एक हेड में नहीं जाएगा। जी जी, यस सर, थैंक यू। एक ही विधि के अंदर दंड नहीं जी, तो उसका हम ज्वाइंट चार्ट करेंगे। और कोई 4 मिनट के 4 में आपको 3 क्वेश्चन लेके चलना है अपने दिमाग में फ्रेम करके। एक तो कंटेंट्स, उसके बाद 215 गलती, 216 में अल्टरेशन, 217 में फिर को रिकॉल करना, विटनेसेस को रिकॉल करना, और उसके बाद प्रत्येक अपराध के लिए
पृथक पृथक आरोप लगाया जाएगा, उनका विचारण किया जाएगा। क्या इस नियम का कोई अपवाद है? व्याख्या करें। तो आप लिखेंगे, पहले 218 देखेंगे, फिर 218 का दूसरा क्लास देंगे कि 218 के दूसरे क्लास में ही बता रहा है कि ज्वाइंटर ऑफ चार्ज 219, 20, 21 और 23, इसको हम मेंशन कर लेंगे और ये चारों सेक्शन को क्लियर करते हम चले जाएंगे वन बाय वन, तो मेरे आंसर एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। 219, 220, 221, 223। 223 में किन अपराधों को लगेगा? तो फिर वही फॉलोइंग अपराधों का बात कर रहे हैं वो। बस इसमें अंतर है, यदि अभियुक्त वो चाहता है, मांग करता है कि नहीं, अलग अलग नेचर के हैं, एक सीरीज में नहीं है, फिर भी हम चाहते हैं ज्वाइंट ट्रायल कराना, तो एप्लीकेशन देके मांग कर लेंगे, सब मेरा ज्वाइंट ट्रायल करा लिया जाए। ये मेरे ही मांग की इच्छा है। ओके सर, एक 224 जो बोल रहा है सर, हाँ, इसको थोड़ा सर डिफाइन कर देंगे सर। कौन सा? 224 सर। 224 सर एक मिनट, 224 कर दे रहा हूं, एक मिनट। देखिए उसमें कह रहे हैं राज जी, कई अपराधों में से एक के लिए दोष सिद्धि पर शेष को वापस, आरोप को वापस लेना, इससे विड्रॉ फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अनुराग जी कौन पूछ रहा था? मैं पूछ रहा था कमलेश सर। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इससे मान लीजिए एक से अधिक अपराध है, ठीक है, यदि उसमें से एक सब पे मतलब की कन्विक्शन हो रही है, अगर एक अपराध को मतलब कि आप नहीं आगे चलाना चाहते हैं, उसको विड्रॉल करना चाहते हैं, जो है सेक्शन 321, इसका उत्तर होगा 321 के अंतर्गत विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन है, अभियोजन को वापस लेना है। तो अभियोजन को वापस लेंगे तो उसमें उसका जानते हैं कि दोष मुक्ति हो जाएगा। क्लियर हुआ? यदि एक से अधिक अपराध है, कई अपराध आपने किया है, उसमें से अगर किसी एक अपराध को अगर वापस आप लेना चाहते हैं, तो प्रोसिक्यूशन जो है, अभियोजन पक्ष या कंप्लेनेंट धारा 321 के अंतर्गत परिवाद को वापस या फिर मामले को राज्य सरकार वापस ले सकती है। तो ये क्या सर डिस्चार्ज होगा कि एक्विटल होगा? ये जानते हैं कि ये जो है एक्विटल होगा, लिखा भी देखिए, एक्विटल भी लिखा है, एक्विटल देखिए ना, एक मिनट 224 221 है। अब अभी नहीं, वो दोष मुक्त होगा लिखा, तो आरोप या दोष मुक्त होगा। ठीक है, जी लिखा सर, एक्विटल लिखा है, बी में लिखा है सर। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत और? नो सर। तो चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। हेलो हेलो